हमारा जो आज का विषय है, सीधा हम इसी से बातचीत शुरू करते हैं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति से हम बात को शुरू करते हैं। अगर हम सुदूर हमारे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम में जाएं, जैसे जो बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, आप लोगों ने सुने होंगे। वैसे तो आप लोग टेक्निकल फील्ड के हैं, लेकिन जानकारी सभी को होगी। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। तक्षशिला, जगदल्ला, ओदंतपुरी, नव्या, काशी, वाराणसी, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर के लंबे समय तक, अंग्रेजों के आने से थोड़ा पहले ये खत्म होने शुरू हो गए, मुगलों के आक्रमण से पहले तक तो इनका अस्तित्व था। वहां मजे की बात देखिए, अब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। They never gave any certificate to any of the students. Nalanda had once upon a time, when Sang mentions it, 10,000 विद्यार्थी वहां पढ़ते थे। इसी तरह से विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, ऐसे सभी में कहीं 5,000 कहीं 2,000। नालंदा एक बहुत बड़ा नाम था। वहां पे 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और वहां से निकल करके कोई विद्यार्थी बाहर जाता, उसको नो सर्टिफिकेट वाज प्रोवाइडेड। सिंपली इफ एनी स्टूडेंट in his or her introduction, if they put it that I am from Nalanda, then there were no further interrogations. उसके बाद उसे और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। If you are from Nalanda, then the other person would bow in respect कि आप नालंदा से हैं। किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन कभी भी इन विश्वविद्यालयों का नहीं था, क्योंकि वहां आउटकम बेस्ड एजुकेशन थी। हम तक्षशिला के वृतांत को अक्सर सुनते हैं। वहां पे एक आचार्य जीवक थे। आचार्य जीवक आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम है, जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, धन्वंतरी, ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम हैं। उसमें आचार्य जीवक का भी एक बड़ा नाम है। आचार्य जीवक जब उनके भी गुरु होते, आचार्य जीवक, पहले क्या होती थी कि जब शिक्षा हो जाती थी तो शिक्षा होने के बाद में एक समावर्तन संस्कार होता था। हमारी शिक्षा पद्धति में जो 16 संस्कार है, शिक्षा पद्धति में कह दीजिए, जीवन पद्धति में कह दीजिए, उसमें जो 16 संस्कार है, पुंसवन से शुरू होकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है। उसमें जब विद्या में प्रवेश किया जाता था तब उपनयन संस्कार होता था, और जब बाहर निकलते थे तब समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का मतलब गुरु उस वक्त, इसको दीक्षा संस्कार भी बोलते हैं। आज भी दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालयों में होता है, कन्वोकेशन सेरेमनी विच इज कॉल्ड। तो उस दीक्षांत समारोह में एक अक्सर कई बार गुरुजनों के जब भी जचती तो एक छोटी सी परीक्षा ले लिया करते थे। जैसे आचार्य जीवक के मन में आया कि शिष्य की परीक्षा लूं। कहा, भाई तुम्हारी विद्या तो समाप्त हो गई है, तुम्हें एक छोटा सा काम सौंपता हूं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आसपास तुम जाओ और जाकर के सभी जगह पर घूम करके एक ऐसी वनस्पति लेके आओ, ऐसा वेजिटेशन कुछ लेके आओ जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं हो, जिसकी कोई औषधीय गुणवत्ता जिसमें नहीं हो, ऐसा कोई पौधा लेके आओ। तो शिष्य बाहर गया। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में, किसी जमाने में हिंदुस्तान में हुआ करता था, उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के आसपास जंगल हुआ करते थे। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी की घटना है। तो जंगल में भटक कर घूम करके वो वापस आया, निराश, मुंह लटकाए हुए, और गुरु से कहा, मुझे ऐसी कोई और ऐसी वनस्पति नहीं मिली जिसकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं हो। यानी हर पौधे की एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। ये उस शिष्य को समझ में आ गया था पूरी पढ़ाई के दौरान। तो आचार्य जीवक ने कहा, तुम पास हो, जाओ जीवन क्षेत्र में कार्य करो, आयुर्वेदाचार्य बनो, सारे कार्य करो, तुम पास हो। क्यों? क्योंकि जीवन क्षेत्र में उतर करके उस शिष्य ने ये समझ लिया कि
अब उसको मालूम चल गया ऐसी कोई औषधि होती ही नहीं है, सब में इसमें ये मेडिसिनल वैल्यू, इसमें ये है, इसमें ये है, तो शिष्य को पास करके जीवन क्षेत्र में भेज दिया गया। ये हमारी परंपरा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की, यानी हमारे हर शिष्य से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वट एवर नॉलेज द पर्सन हैज एक्वायर्ड इन देयर लाइफ, दे मस्ट implement it in their real life. And every class which was taken, that was conducted in such a wonderful way that after every class a person was a bit wiser than actually that person was a moment ago, an hour ago. वो बाहर निकलते ही, यानी हॉल से निकलने के बाद में 1 घंटे के लेक्चर के बाद में, यानी सुबह से शाम का सूरज जब पूर्वांचल से अस्तांचल की ओर अस्त हो जाता है, उस दरमियान एक व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता था। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम था, यानी बहुत रिच था, और एजुकेशन सिस्टम वाज वेरी रिच। एवरी डे द डिसाइपल्स वुड गेट समथिंग और द अदर थिंग, दैट वाज द रूटीन। रोजाना वहां पे लोग पाते थे। मजे की बात देखिए आप, उन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी द्वार पंडित होते थे। प्रवेश करते वक्त एक द्वार पंडित परीक्षा लेता था कि तुम इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के योग्य हो या नहीं। तो द्वार पंडित कम से कम 80% लोगों को वापस लौटा देता था। You're not eligible to enter the campus. ऐसी व्यवस्था थी हमारी। तुम इस कैंपस में एलिजिबल ही नहीं हो एंटर करने के लिए, तो 20% लोग ही वहां प्रवेश ले पाते थे। तो वो एक माहौल था। वहीं से हम आउटपुट बेस्ड एजुकेशन की बात भारत में करते हैं। अब हम आते हैं वर्तमान के एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारे पास में आते आते आज जिस किसी स्वरूप में आया है। वहाँ पे पहले तो आपको लगता है कि क्या ये आउटपुट बेस्ड एजुकेशन है। आप बातचीत कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगता है कोई प्रश्न पूछना है तो आराम से, क्योंकि जितना बातचीत में मज़ा आता है उतना वन वे ट्रैफिक में कोई मतलब नहीं है। मुझे लगेगा कि मैं शून्य में खड़ा बोल रहा हूँ। सर, द्वार पंडित का काम यहाँ पे आरपीएससी करती है। देखो, आरपीएससी जो द्वार पंडित का काम करती है, सुनिए, आरपीएससी जो द्वार पंडित का काम करती है वो जीवन का सिर्फ एक पक्ष है कि आपकी मेमोरी अच्छी है तो प्रवेश कर पाओगे। नहीं, जैसे नीट का हो रहा है, मान लो मेडिकल में। मैं आपके भाव को समझ गया। मैं पहले उसका उत्तर दे दूं, उसमें उत्तर नहीं हो तो फिर से आप पूछ लेना। भाव तो समझ गया मैं आपका। एक व्यक्ति आज के इस एजुकेशन सिस्टम में अगर 10वीं में पढ़ रहा है, साइकिल चोरी करनी आती है, तो थोड़ा 12वीं पढ़ा मोटरसाइकिल चुरा लेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिकल कर ली, अब हवाई जहाज चुरा लेगा। क्या सारे मैकेनिज्म आते हैं, बट रहा चोरी। हमारी एजुकेशन का जो मूल मंतव्य था कि एक विद्यार्थी को एथिकल वे में एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा नागरिक, सारे उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, वो बनाया जाए। तो क्या आरपीएससी उसमें सक्षम है उसके चोरत्व को मापने के लिए? एक बहुत बढ़िया चोर अच्छे से बड़े पद पे जा सकता है, तो इसका मतलब है कि आरपीएससी एक अच्छी द्वार पंडित नहीं है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो द्वार पंडित तो बहुत सब्जेक्टिव था। वो आपको ये भी पूछता कि इसमें नैतिकता है या नहीं, वो ये भी पूछता कि भाई इसमें यथार्थ रूप में इस विषय का ज्ञान है या नहीं। सारे पक्ष, जिसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अलग अलग तरह से ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोदेहिक पक्ष, ये इतने सारे नाम दिए। हाँ जी, इंटरप्ट कर रहा हूं। और एक सबसे बड़ी चीज, इंटरव्यू इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। उसमें रिजेक्ट ज्यादा होते हैं। ट्रूली सो। तो ये कोई मापदंड नहीं है आरपीएससी वगैरह। मैं आपसे सहमत हूँ, मतलब आप मुझसे सहमत हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। आरपीएससी एक मापदंड वाकई नहीं है, इसलिए कि आरपीएससी एक मजबूरी है परीक्षा कंडक्ट करवाने की सरकार की, कि कौन से जरिए से एंटर करें।
और अगर मान लीजिए इसको सब्जेक्टिव बना दिया जाए तो सब्जेक्टिव बनाने का फायदा और नुकसान बहुत सारे हो जाएंगे। नुकसान तो सबसे पहला है कि हर अंकल को अपना भतीजा याद आएगा उस परीक्षा में, हर मामा को अपना भांजा याद आएगा, समस्या वो हो जाएगी वहाँ पे। देयर इज अ सब्जेक्टिविटी, इफ यू पुट समवेयर देन आई थिंक द थिंग्स वुड गो द अदर वे, दूसरे तरीके से चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो और जैसे आपने कहा इंटरव्यू, मैं अक्सर मेरे टॉक्स में विद्यार्थियों से बातचीत करते करते उनको कहता हूँ कि भाई किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 25 साल पढ़ाई की, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, 25 साल उसने पढ़ाई की। आप एक 10 मिनट में उसकी 25 सालों का लेखा जोखा लेके उसको इस गेट में डाल रहे हो और उस गेट से निकाल रहे हो, एक को निकाल रहे हो एक को डाल रहे हो, तो क्या उस 10 मिनट में ये संभव है? हाँ या ना? हाँ या ना? एक बार बताए जो हाँ कि हाँ 10 मिनट में संभव है, वो खड़े कीजिए एक बार ताकि मजा आएगा। और वो लोग जो कि हाँ 10 मिनट में संभव नहीं है, वो हाथ खड़े कीजिए। नहीं संभव है। चलिए, तो इसका मतलब है कि सिस्टम गलत चल रहा है, गलती है। किसी एक बात से भी तो आदमी का कुछ मालूम चले। तो आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? मैंने नहीं सर, सेकंड में नहीं खड़ा किया, फर्स्ट में तो मैंने नहीं खड़ा किया, पर सेकंड में भी नहीं किया मैंने। तो अब तो दोनों तरफ हो गए ना फिर आप। मैं सोच रही थी। अच्छा, सोच रहे थे, प्रोसेस में, कई बार चीजें प्रोसेस में होती है, ठीक है। पर इन्होंने सेकंड थॉट जो दिया वो अच्छा दिया, मैं सहमत भी हूँ कि किसी इंसान के बारे में एक चीज से आप असेस कर सकते हैं, अरे बहुत सारी चीजें असेस कर सकते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। हालांकि आज हमारा विषय ये नहीं है अभी बातचीत का, अभी हम भटक जाएंगे, इस विषय पे चले गए तो 1 घंटा अभी दूसरे विषय पे चले जाएंगे अभी, लेकिन कर सकते हैं पहली चीज, क्योंकि असेसमेंट व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है और उस व्यक्तित्व से बहुत सारी चीजें, हालांकि वो पूरी तरह से न्यायिक नहीं है जी। सर असेसमेंट जो होगा वो झूठा भी तो हो सकता है। ऐसा सुनो, वो इंसान सर जो होता है वो दिखाना कुछ और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? सुनिए, एक टॉपिक पढ़ाते हैं परसेप्शन। अगर आपका परसेप्शन किसी चीज के प्रति ऐसा या वैसा है तो फिर आपको दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति भी खराब नजर आएगा और सबसे खराब व्यक्ति भी अच्छा नजर आएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। इसीलिए हमारे एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं कि सारे लोग अच्छे हो, नॉट ओनली द इवेल्युएटर बट द पर्सन बीइंग इवेल्युएटेड। वो पॉसिबल है नहीं, वो कभी नहीं होगा। हम देखिए प्लेटोनिक संसार जिसको बोलते हैं, काल्पनिक, प्लेटो ने आदर्शवाद दिया था, तो एक प्लेटोनिक वर्ल्ड कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता। एक आदर्श वाली वैसी स्थिति जहां सब कुछ आदर्शमय हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसा कभी संभव है क्या? ऐसा संभव है ही नहीं, कभी नहीं होगा। बट मेजॉरिटी उनकी हो सकती है, मेजॉरिटी हो सकती है, आई डू एग्री विद यू। हम किसी समाज, किसी भी समाज के किसी भी दौर में आप चले जाइए पीछे, कोई आप राम राज्य में ले लीजिए, कभी भी चले जाइए, क्या उसमें चोरियां नहीं होती थी? क्या उसमें डकैती नहीं होती थी? क्या उसमें प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था? क्या उसमें गैर कानूनी तरीके के काम नहीं, सब में होते थे, एवरीवेयर इट वाज, बट कम था या ज्यादा था? किसी दौर में कम था, किसी दौर में ज्यादा हो गया। ज्यादा कब होता है? जब एजुकेशन अपना रोल पता नहीं कर पाते। हाँ, एजुकेशन का रोल जब जहां क्षीण हो जाता है, आप सोचिए, नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। कोई भी देश उसके शिक्षकों के कद से बड़ा नहीं हो सकता। शिक्षकों का कद इतना है, देश का कद भी इतना ही होगा। अगर शिक्षकों का कद इतना बड़ा है तो देश का कद भी बड़ा होगा। पुनः आते हैं हम आउटपुट बेस्ड एजुकेशन की। तो जब हम आउटपुट बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मैं, एक छोटी सी कहावत है जो बहुत फेमस है कि बैड टीचर टीचेस। एक खराब अध्यापक वो है जो पढ़ाता है। आया और दमादम शुरू हुआ, x² माइनस फला और वो अपना काम करके गए। अ बैड टीचर टीचेस, गुड टीचर एक्सप्लेन्स। एक्सप्लेन्स, सिंपली एक्सप्लेन्स। तो उसको गुड का, चलो एक्सप्लेन तो कर रहा है, चीजों को टुकड़े कर करके रख रहा है। एवरेज टीचर फैसिलिटेट्स। एवरेज टीचर वो फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करना क्या, अभी मैं बताऊंगा।
थोड़ा सा विस्तार से, वैसे तो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बताऊंगा। बट अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। महान टीचर वो है जो इंस्पायर करता है। भाई मैं आज यहां इस कक्षा में आया और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देके चला गया। टीचिंग पेडागोजी क्या होती है, कॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है, अफेक्टिव क्या होता है, साइको, सब बता के चला गया। बट दैट इज नॉट गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन इज, इस कक्षा में मैं बहुत सारे सवाल खड़े करके चला गया। अब आप रात को ढंग से सोए नहीं, उठे बैठे दिमाग में घूम रहा है, इसका मतलब काम अच्छा करके गया हूं मैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन। Every day when you bring your audience, your students at the level of inspiration, you ignite something. That is the real education. And if it is being done in the classes, then you are a wonderful teacher. You further never need any other guidance. You are already a molded teacher. So a great teacher inspires. एक शब्द आया कि फैसिलिटेट करना। तो फैसिलिटेट करना क्या है? मान लीजिए आप में से सभी इंजीनियरिंग के ही है ना, बीटेक और यही सब किए हुए हैं। चलिए तो आप लोगों से मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है। तो एक स्टूडेंट अपना रोबोट लेके मेरे पास में आता है, सर खराब हो गया। तो सर ने अपना पेचकस लिया, सर ने अपना मैनुअल लिया, कुछ देख के ठीक करके उसको वापस दे दिया, ले जा। एक सर ने ऐसा नहीं किया। मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एक सर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फैसिलिटेट किया। कैसे किया? इसको खोलो। वेरी नाइस, बिल्कुल आपने शुरुआत कर दी, तो इसका मतलब अंत भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि कैटलिस्ट कह दीजिए, कैटलिस्ट एक बार बस कोई रिएक्शन चालू हो जाती है तो फिर वो फ्यूजन फिशन जो भी है वो अपने आप चलता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसको प्लग में लगाओ, चेक करो, हाँ वाकई नहीं चल रहा है। यू डू वन थिंग, ओपन चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 1 को खोलो। स्टूडेंट कोई कह रहे हैं, कुछ नहीं, खुद बैठे आराम से। स्टूडेंट डिड दैट। उसमें वो जो सर्किट नंबर 3 है, इसके ऊपर एक बार टेस्टर लगाओ, चेक करो करंट आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ओके वापस बंद करो। दूसरे को खोलो, दूसरा खोला, उसमें भी गाइडेंस दिया, कुछ खुद स्टूडेंट कर रहा है। और तीसरे चौथे चैम्बर को खोलते खोलते अल्टीमेटली उसको एक जगह मिली जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। स्टूडेंट ने उसको टीचर के अनुसार रेक्टिफाई किया, सारे सर्किट वापस बंद किए और कल ले जाए, ठीक है तेरा। कितना अच्छा तरीका है पढ़ाने का। When you involve the students, when you want most of the things to be elicited from the student, that is the wonderful way of teaching. Teaching का सबसे सुंदर तरीका वही है जहां पर आप विद्यार्थी से सारे काम इन्वॉल्व करके एलिस्टेशन के साथ खुद करवाते हैं। इससे बढ़िया कोई टीचिंग का तरीका नहीं है। इसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेशन। जब आप किसी चीज को स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके उसको ज़्यादातर चीज़ों में खुद डाल के, तो उसकी मेमोरी में रह जाता है, वो उसके मांसपेशियों में रह जाता है। मांसपेशियों में रह जाता, क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो सीखने के जो 3 डोमेन पश्चिमी जगत में भी बताए हैं, मैं ज़्यादातर पश्चिमी जगत के एग्जाम्पल्स कोट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनसे तो ज़्यादा हमारे भारतीय बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो विश्व गुरु जिस देश को कहा है और दुनिया मैक्स मूलर इस सभ्यता का आदर करते हैं, तो उसमें ये तो ठीक है, इंटरनेट उनके ज़्यादा पनप गया तो उन्होंने अपने अपने लोगों को डाल दिया, तो हम हमारे आर्यभट्ट को भूल गए। भाई हमारे आर्यभट्ट ने पाइकावान 5वीं शताब्दी में बता दिया था। टॉलेमी इतने शुद्ध नहीं थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में, आज से 1600 साल पहले कह दिया था कि धरती घूमती है, धरती गोल है, 365 दिन होते हैं। टॉलेमी ने कहा 366 होते हैं, तो उनसे पहले हुए थे 2री शताब्दी में। आर्यभट्ट ने कहा नहीं पागलों, ये दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, दिन में 23 घंटे 56 मिनट ही होते हैं।
ये 4 मिनट कहाँ गए? यही तो 4 मिनट इकट्ठे हो के साल के लास्ट में सवा दिन बनता है, और यही तो सवा इकट्ठे हो के 4 साल बाद में एक दिन बनता है, जो फरवरी 29 की हो जाती है, लीप ईयर। तो ये गणना हमारे प्राचीन शिक्षक कह दीजिए या प्राचीन आचार्य कह दीजिए, उनको बहुत टिप्स पे थी ये सब चीजें। टिप्स पे इसलिए थी कि वो शिक्षा को जीवन में जीते थे। शिक्षा को वो एक संस्कृत में प्रसिद्ध उक्ति आती है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। अगर शिक्षा लेनी है तो अपने श्रेष्ठ जन, आपसे जो अग्रजन्मा है, उम्र में बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने पहले से अध्ययन किया, उनके चरित्र से शिक्षा लो। वो जैसा करते हैं, जैसा जीवन में वो आचरण करते हैं, वैसा आचरण करो। तो हमारी शिक्षा के मानदंड तो ये रहे। तो अब आउटपुट बेस्ड एजुकेशन में अगर मैं बच्चों को पर्यावरण सिखाना चाहता हूँ, स्वच्छता सिखाना चाहता हूँ, पर्यावरण के प्रति समर्पण सिखाना चाहता हूँ, तो मेरी 100 कक्षाएं एक तरफ, जहाँ पे मैं नाइट्रोजन साइकिल, अमोनिया साइकिल, ऑक्सीजन का डेप्रिसिएशन सब पढ़ा चुका हूँ, H2O का पर्यावरण प्रदूषण के सब थ्योरेटिकल पढ़ा दिया। बट स्टिल इफ आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट इन माई डेली लाइफ, everywhere, wherever I walk, whether it is veranda or any ground place, where if you are not practicing the things which I actually learned in theory, then there is no use of that knowledge. अगला भी कैसे सीखेगा when you are not practicing? Definitely, that's the way that when we expect something in the form of outcome, then the teacher has to be much more practical on everything. आप अगर चलते चलते रास्ते में पड़ा हुआ एक कागज उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं और उसको 5 बच्चे देख रहे होते हैं, ये इतना बड़ा लेसन है जिसमें आप 2-4 घंटे आदर्शवादी कितनी भी बातें सिखा दो, लेकिन वो एक भारी पड़ेगा जहां पे आपने खुद ऐसा कर दिया। जहां पे आप देखिए, घरों में भी एजुकेशन चलती है। घरों में भी जब माता पिता कभी कहते हैं ना किसी चीज के लिए, भाई कभी आपने देखा होगा, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपने देखा होगा कि भले उनमें लॉजिक नहीं हो, लेकिन बच्चे किसी ज्ञान को अपना लेते हैं तेजी से। उसके पीछे कोई प्रेशर होता है, उसके पीछे कोई एक फोर्स होता है। शाम को लाइट जलती है, पता नहीं, मैं बस में बैठा हूँ कई बार, ट्रेन में, तो 100 में से 90 लोग एकदम हाथ की तरफ देखने लग जाते हैं ऐसे, और फिर ऐसे कर लेते हैं। मैंने एक जने से पूछ लिया, भाई क्या देखते हो? मैं नहीं देखता हूँ वैसे। तो मैंने कहा क्या देखते हो? तो उनका देखते तो क्या है, बस हमारे दादा पापा ऐसे करते थे तो हम भी करते हैं। आपने देखा होगा ये सीन, जैसे ही लाइट जलती है, कहीं बस में बैठे हो, ट्रेन में, तो ज्यादातर लोग अच्छा ऐसे करते हैं। Even though it doesn't have any logic, or there may be some logic, I do not deny that it is quite illogical, but there may be some logic, but most of the people do not know the logic behind it, but they know it, that somebody in our house practiced it and it went from one generation to another. Because it has been now inculcated into your personality. वो जो इनकलकेशन का पार्ट है वो रियल आउटकम है, वो छप गया, जिसको कहते हैं ना छाप के आए हैं दिमाग पे, वो छप गया। वो छपा इसलिए कि वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली उसको पढ़ाया गया था, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट बहुत सारी चीजें होती है। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं ना, सारे आदर्शवादी, ये वो, प्रैक्टिकल टीचर, इन सब उदाहरणों में आप देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में लिव इन रिलेशनशिप इज अ कॉमन थिंग। बहुत सारे दंपति ऐसे ही रहते, दंपति तो मत कहिए, युगल कह दीजिए, वो ऐसे ही रहते हैं, भाई लंबे समय तक साथ रहे,
स्टेफी ग्राफ, आंद्रे अगासी, तो बच्चा हो गया तो कहा आप चलो शादी कर लेते हैं। तो शादी करना उनके लिए एक सेकेंडरी चीज है, बाकी पहले ही साथ रह रहे थे शादी की तरह ही। हमारे भारत में 99% मामलों में आप ऐसा नहीं देखेंगे। विश्व के दूसरे देशों में आप 60% देख लेंगे, 60% लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। भारत में आपको 1% हो सकता है ऐसे मिले। बाकी शादी तो करूंगा या करूंगी, चाहे भाग के करे, हिंदुस्तानी फिल्मों की स्टाइल में खून भरी मांग से करे, या ट्रेन से कूद के करे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उस स्टाइल में करे, बट करेंगे, लड़के करे, अदालत में करे, कैसे भी करे, शादी तो करेंगे। क्यों भाई? मान्यता बिकॉज पहले वालों को देख it is a tradition, the cultural adaptation, और कल्चर को उन्होंने इस तरीके से ग्रहण किया है, देख देख करके, सीख सीख करके, देख करके सीखना, देख करके सीखना, बस उससे अडाप्ट इस तरह से किया है कि वो उनके व्यवहार में जबरदस्त तरीके से भर गया है। अब कोई बुरा भर जाए या आचरण तो भी भर गया, अच्छा भर जाए तो भी भर गया। अब बुरा अच्छा क्या है वो तो वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन सीखने की जहां तक बात है कि भाई मैं कक्षा में आया और मेरे दिमाग में खुराफात आई कि आज इन सबको ऐसा बना के भेजो कि सब यहां से निकले AK-47 खरीदने की सोचे, तो क्या ये संभव है कि मैं ऐसा करके 1 घंटे में निकल जाऊंगा? हाँ या ना? नहीं। इतना मेरी क्षमताओं पे आप प्रश्न क्यों लगा रहे हो? हाँ? देखिए, ये सर इस हाँ। स्टेज पे पॉसिबल नहीं है सर। हेलो सर, आप सभी लोग मैच्योर हैं। अच्छा, आप अपनी काबिलियत पे विश्वास कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और मुझे मेरी काबिलियत पे जोरदार विश्वास हो तो ब्रेन वॉश होता है ना, ब्रेन वॉश उसी का ही किया जा सकता है जिसमें पहले से कोई क्षमता नहीं है, बस उसको यही चीज पढ़ाई गई है, उसको और यू आर मेकिंग इट ब्रेन वॉश। जो सर कच्चा घड़ा है ना उसी को सिर्फ डाला जा सकता है, पक जाए ना उसको फिर आप उसको शेप चेंज नहीं कर सकते। जो आदमी मैच्योर हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मुश्किल से चेंज। चलिए 2-3 बातें आ गई एकदम मेरे दिमाग में भी उथल पुथल मचा दी। इन्होंने कहा कॉग्निटिव मैप बना हुआ है, वो कह रहे हैं गड़ा होता है तब तो आप डाल सकते हो, फिर पक गया उसके बाद हाँ, गुरु कुमार से कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहारे बाहर बाहे चोट, वो कबीर वाला याद रह गया आपको। आप कह रहे हैं आपने सर कुछ टाइम उसमें है ना, 1 घंटे में ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। लालच दें, कुछ ये करें, बहुत उसके लिए मतलब वो है ना किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग हो। वैसे एक चीज का मुझे आनंद आ रहा है, दिस ग्रुप इज वेरी इंटरेक्टिव, और जिस क्लास में इंटरैक्टिव पार्टिसिपेंट्स मिल जाए ना, मतलब भगवान मैं तो हमेशा ऐसा ही चाहता हूँ। एक बार पढ़ाने गया मैं बता रहा हूँ कि क्लास में इंटरैक्शन कितना ज़रूरी है आउटकम के लिए। एक बार कहीं पढ़ाने गया तो वहाँ क्या वो बुजुर्गवार थे सारे, वो जो इन सर्विस होते हैं ना रिटायरमेंट के आसपास कि भाई इनको थोड़ा अपडेट करो, ट्रेनिंग दिलवाओ, सरकार भेज देती है। तो मैं जहाँ पढ़ाने गया वो सारे के सारे, उसमें एक गुरुजी भी बैठे थे हमारे। तो मैं उस वक्त मेरी अवस्था भी 30 के आसपास थी और वो सब 58-60 के आसपास। तो एक माँ से तो वहाँ आराम से बैठे बैठे कुर्सी पे, और वो मेरी तरफ देखते देखते हाँ बता क्या बताएगा, सब सीखे जिंदगी। वो फिर ताली बजाते, फिर घिसते, आधा सुनते। एक माँ से उधर कोने के अंदर बैठे बैठे आराम से थोड़ी झपकी लेते, फिर थोड़ा सुनते। तो थोड़ी थोड़ी देर से कनखियों से देखते रहते, अच्छा नहीं लगता भाई क्लास में सोना, तो थोड़ी देर झपके, हाँ देखो मैं जग रहा हूँ, फिर नजर बचा के और निकाल देते। मतलब ऐसी क्लास थी लगभग सारी। और एक माँ से उठ करके बस इतना सा करके वापस जाते और 15 मिनट बाद वापस आते। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने भी कहा इस क्लास को आज पढ़ा भी जाऊंगा। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही कंठस्थीकरण एक टॉपिक था, मेमोराइजेशन, कंठस्थीकरण संस्कृत का टॉपिक था। तो कंठस्थीकरण की प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू किया, वैसे ही जैसे अभी किया।
वैसे ही जैसे अब आपने पूछा क्लास। तो एट वन मोमेंट आफ्टर सम 15 minutes द क्लास बिकेम हिलेरियस। वो जो भाई साहब जैसे पूछ रहे थे ना, उन्होंने कहा 1 मिनट और बाहर वो स्पिट करके आए, हाँ अब देखो क्या बात करते हो, कंठस्थीकरण मैं बताता हूँ आपको, कंठस्थीकरण मेरे अनुभव बताता हूँ। तो यूं करके दूसरे खड़े हुए, आप क्या बात करते हो, ये आप जो कह रहे हो गलत है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सही है। तो हमारे उस महाविद्यालय के जो प्राचार्य थे वो आए, क्या हुआ अरविंद जी, कोई झगड़ा हो गया? मैंने कहा नहीं सर, आज ही शिक्षण हुआ है। इससे पहले मनस्तंतु सबके सोए हुए थे, ब्रेन सोए हुए थे। तो उन्होंने कहा तब ठीक है, वो चले गए। तो उस दिन में बड़ी संतुष्टि से वो झगड़ा करा के निकला ना क्लास में, बड़ा आनंद आया। तो दैट इज द रियल टीचिंग। यू नो, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क में, आप सभी तो बहुत अच्छे टेक्निकल फील्ड के हैं और शिक्षक भी हैं, तो सब जानते हैं न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क में अरबों की संख्या में, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर व्हेन द चाइल्ड इज न्यू बोर्न। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो प्रकृति का क्षरण का जो नियम है, उस क्षरण के नियम में वो न्यूरॉन्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ग्रे सेल्स के लिए, हाँ कुछ भी कह दीजिए, ज्यादा टेक्निकल भाई, ज्यादा टेक्निकलिटीज तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ न्यूरॉन्स जो मस्तिष्क में सभी मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं, एजुकेशनिस्ट भी मानते हैं। तो वो न्यूरॉन्स अगर आप काम में नहीं लो तो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, रोज हजारों लाखों की संख्या में। अगर आपके सोशल न्यूरॉन्स एस्टेब्लिश नहीं हुए तो धीरे धीरे वो खत्म। मैथमेटिकल न्यूरॉन्स होते हैं, लॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं, लिंग्विस्टिक न्यूरॉन्स भी होते हैं, भाषाई। वो आप एस्टेब्लिश, आपने देखा होगा कुछ लोगों की भाषा जबरदस्त होती है, क्योंकि शुरुआत में दादा कहते थे गीता के पाठ याद कर, महाभारत के श्लोक याद कर, तो लिंग्विस्टिक न्यूरॉन्स एस्टेब्लिश हो गए, भाषा बढ़िया बोलने लग जाता है बच्चा। जिनके ऐसे नहीं, शुरू से ही गणित पे जोड़ दिया, उनके मैथमेटिकल न्यूरॉन्स अच्छे हो जाते हैं, वो दिमाग में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यू यूज इट और लूज इट। या तो इनको काम में ले लो भाई, और नहीं तो ये नष्ट हो जाएंगे। सीखने का ये बिल्कुल सीधा साधा प्रिंसिपल है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो या तो उनको काम में ले लो या वो नष्ट हो जाएंगे न्यूरॉन्स। डार्विन्स थ्योरी आती है, वो एक्सटिंक्ट वाली, भाई काम में ले, नहीं तो कान छोटे हो जाएंगे, घोड़ा छोटा हो जाएगा। डार्विन ने अलग थोड़ी, घोड़ा छोटे से बड़ा हो गया, या ये सब सिद्धांत विज्ञान में भी है, ये सामाजिक विज्ञानों में भी है, और ये सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है। ये सिद्धांत सभी विषयों में आप लागू कर सकते हैं। यूज इट और लूज इट का जो प्रिंसिपल है वो सब जगह पर अप्लाई करता है। तो हम भी विद्यार्थियों को ज्यादातर अवसरों पे वो मौका नहीं देते हैं जब उनके न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं हो। आज इस क्लास में अगर आप मेरी बात को सुन के थोड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं, एक्टिव महसूस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोलने की इच्छा हो रही है, तो इसका मतलब ये न्यूरॉन्स एक्टिव है। और मैं वन वे ट्रैफिक चलाता है, लिखा ऐसे वो बोलो, तो आपको लगता है यार सर निकलो ना, चाय का टाइम हमारा भी हो रखा है। उधर वाले कहते हैं सर 2-3 दिन से परेशान हो रखे हैं, चलो अब हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए, आप बोलो फिर और तो क्या करें। तो दैट वाज नेवर टीचिंग, दैट वाज नेवर टीचिंग। टीचिंग एक्चुअली इज व्हेन most of the time you keep the mind of the student engaged, the neurons of the student's mind are in active position, और जो आप जो कैटलिस्ट वाली पोजीशन जो बोल रहे हैं ना, वो कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट शिक्षण है। मैं एक बार कक्षा में गया और मैं ऐसा अक्सर करता हूँ, बहुत सारी कक्षाओं में जिसे प्रैक्टिकल अप्रोच बोलते हैं, आउटकम बेस्ड अप्रोच बोल दीजिए, मैं वैसा ही करता हूँ। तो मैंने वायुदाब, एक टॉपिक छोटी कक्षाओं में होता है वायुदाब, तो वायुदाब सिखाना था। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि इसको सिखाने का सबसे सरल तरीका कौन सा है। हमेशा आप ये कोशिश कीजिए, देखिए सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, कठिनाई से कोई भी पढ़ा सकता है। जो कठिनाई से पढ़ा देगा ना शिक्षक, वो सबसे खराब शिक्षण है।
स्टूडेंट के लिए आपने सारी चीजों को बिल्कुल सरल, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, रोचक, इंटरेस्टिंग बना के पेश किया है, वो शिक्षण है। तो वो सरल तरीके से, यानी सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। चीजों को सरल करके प्रस्तुत करना टेढ़ा काम है। तो वो शिक्षक जो चीजों को सरल तरीके से प्रस्तुत कर देता है, वो श्रेष्ठ शिक्षक है। सरलता अपने आप में बहुत कठिन है। तो मैं वायुदाब पढ़ाने गया, तो वायुदाब पढ़ाने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, लिखा यहाँ पे एयर प्रेशर जानते हो, फला फला, और ये वो एयर प्रेशर, ये भी नहीं जानते हो एयर प्रेशर, फिर क्या जानते हो? धड़ाधड़ अपनी बैटिंग की और 5-7 बिंदु बताए, एयर प्रेशर यहाँ पे होता है, यहाँ लो होता है, यहाँ हाई होता है, ये, और अपना काम करके निकल गए। बट स्टिल शायद आपने कुछ दिया हो विद्यार्थियों को, लेकिन वो स्थायित्व उनके ज्ञान में नहीं दिया, वो रोचकता और वो सीखने की जो ललक थी और वो जो जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला भाव था, वो आपने कुछ भी नहीं दिया वहां पर। मैंने एक सिंपल सा काम किया उस क्लासरूम में। एक प्लास्टिक की बोतल होती है, पानी नहीं भरा हुआ, खाली, मैंने ली, एक कोने पे रखी। मैंने कहा इसको बिना हाथ लगाए इस कक्षा में कौन गिरा सकता है? तो एक जने ने हाथ खड़ा किया, आगे आया और सिर से गिरा के चला गया। मैंने कहा वेरी गुड, ये भी एक नजरिया है भाई, सोच है, गलत नहीं किया उसने। आप जो पहले बात कर रहे थे ना परसेप्शन की, तो उसका परसेप्शन ठीक है, आपने हाथ लगाने का नहीं कहा। दूसरा आया, ऐसे टुमकारा मार के गिरा के चला गया। अब उसको दूसरे फॉलो करना है। वंस द ट्रेडिशन हैज बीन सेट, द अदर्स वुड आल्सो डू द सेम। थोड़ी देर बाद में एक लड़की आई, उसने कहा मैं गिरा सकती हूँ। तो उसने ऑब्जर्वेशन दूसरे तरीके से किया। उसने वो रूम, वो खिड़की, ये सब बंद किए पहले तो, और एक दरवाजे को एकदम प्रेशर से खोला, तो रूम के अंदर वो एयर प्रेशर बिल्टअप हुआ, तो बोतल नीचे गिर गई। इस तरह से तालियां बजाई, यूनिक तरीका था। अब बताइए इसके बाद क्या एयर प्रेशर ज्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या? अब केवल इसकी सैद्धांतिक बातें आप बताएंगे तो बच्चों को अब समझ में आने लगी कि एयर प्रेशर को उन्होंने आंखों के सामने होते हुए देखा है, आंखों के सामने घटित होते हुए देखा है। अब उसको आप सैद्धांतिक रूप से बताएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बिकॉज जो माइंड सेट चाहिए था उस क्लास में एंटर करने का, जो दहलीज पे जिस तरीके से घुसना चाहिए था, जिस सही मकान पर, वो आप घुस चुके हो। तो ये टीचिंग टेक्निक्स होती है जहां पर आप चीजों को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। टेढ़ा कोई भी पढ़ा सकता है। आप देखो, आप लोग इतनी टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए हो, तो आपको पढ़ाने का कहेंगे तो यहाँ वंडरफुल तरीके से 10 पॉइंट यहाँ, 10 पॉइंट वहाँ, उसके सब पॉइंट्स ये, और सब धड़ाधड़ करके ऐसा लगता है जैसे कि कोई जोरदार प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं। वैसे पढ़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू थिंक दैट इट वाज रीचिंग द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आप अगर अटेंशन स्पैन की बात करो ना, तो अटेंशन स्पैन हर स्टूडेंट का एक जैसा नहीं होता है। आप वाली क्लास में अभी मैं टेस्ट लूं ना, तो कुछ लोग 10% सुन रहे हैं और कुछ लोग 90% सुन रहे हैं मेरी बात। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, और मैं जो भी बात कह रहा हूं पूरे अनुभव से कह रहा हूं। क्योंकि और कुछ लोग इतने सीरियस बैठे होते हैं, वैसे वीडियो एनालिसिस से लगेगा कि ये 95% सुन रहे हैं, लेकिन उनका दिलोमीटर लगा के चेक करो भाई, क्या पर्स खो गया था इसलिए आज टेंशन है, इसलिए मैं आपको इतना गौर से देख रहा हूँ। तो पता चला वो 5% सुन रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखते रहते हैं मन में। अब वो इतनी गहरी बात मैं नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन हर एक मस्तिष्क अपने अपने विचारों में खोया हुआ होता है। आपके पास ये चुनौती है कि आप अगर आउटकम बेस्ड टीचिंग की बात कर रहे हो, तो आप क्या उनके मस्तिष्क को, एक एक के मस्तिष्क को, एक किसी एक के नहीं, आगे वाली बेंच के नहीं, पीछे वाली भी और सबसे आगे वाली, हर स्टूडेंट को आप अपनी बात में इन्वॉल्व करके, मैं और एग्जांपल देता हूँ, सारे एग्जांपल प्रैक्टिकली दूंगा, थ्योरेटिकल एग्जांपल से कोई मतलब नहीं।
एक कक्षा में पहले क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं महाविद्यालय में। उसमें बीएड का जो कोर्स चलता है उसमें प्रैक्टिकल पहले लेसन्स होते थे, स्कूलों में जाके बच्चे पढ़ाते थे। तो एक लड़की संस्कृत पढ़ा रही थी। आप में से 10वीं तक संस्कृत सबने पढ़ी होगी, कुछ ने नहीं भी पढ़ी होगी, तृतीय भाषा है तो वो संस्कृत पढ़ा रही थी और संस्कृत में एक गीत था उसको पढ़ा रही थी। एहि वीर ते वीर ताम विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे। तो उसका पढ़ाने का तरीका देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि एक तो आप पढ़ाते हैं अपने लेवल पे, अपने परसेप्शन पे, एक पढ़ाते हैं आप बच्चों के लेवल पे और बच्चों की समझ के पर्सपेक्टिव से। वो पढ़ा रही थी अपने पर्सपेक्टिव से, अपने लेवल पे, और बच्चों को भी अपने लेवल पे एक्सपेक्ट कर रही थी वो आए, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, तू ही ऊपर चढ़, ये सीढ़ियां तुझे ही चढ़ के आना पड़ेगा मेरे पास, मेरी कोई गरज नहीं है। जबकि टीचर है तो भाई 2 कदम उतर जा, 4 सीढ़ियां उतर करके, बच्चा है क्या हो गया, लेकिन नहीं, तुझे चढ़ना होगा सीढ़ियां, मेरे पास आना है। तो उसने कहा यही, इसका मतलब होता है हे वीरताम। इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति समझते हो ना, विदेहि रे, वी उपसर्ग है, धा धातु है, और विदेहि में प्रथमा एक वचन। ऐसे बच्चे देखने लगे, छठी वाले कर क्या रही है आज, कल तक तो ठीक थी, आज इनकी तबीयत ऐसे कैसे हो गई। दुखी हो गए वो काफी देर, मैं भी दुखी हो गया, देख रहा था। मैंने कहा मैम आइए, अब ऐसा क्यों पढ़ा रही हो, इन लोगों को ये गीत है, इसका आनंद दीजिए। आप जो पढ़ा रहे हो उसमें आपने इनको सीधा छठी से लेवल पे ले गए 12वीं के। तो आप बताइए सर मेरे से नहीं होगा, आप पढ़ाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, आनंद आ गया, मुझे कह रही है पढ़ाने का, मैंने ले लिया। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, चलो ठीक है। तो मैंने ऐसी आनंदित होते हुए सबको बुलवाया, उनका एही वीर रे। तो बच्चे हाथ करके ऐसे बोले थे एही वीर रे, वीर ताम विदेही रे। तो अर्थ भी समझ में आ रहा, वीर ताम विदेही रे, ऐसे करते हाव भाव से भी समझ में आ रहा है। आपके जब बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के साथ में जब कक्षा में चलने लगती है तो छप जाती है चीजें। जब आप कह रहे हो देखो ऐसे, देखो एक घना जंगल था, कहानी सुना रहा हूं, एक घना जंगल था, उसमें भयानक शेर था, एक प्यारा सा खरगोश था। तो आप कहोगे यार रहने तो सर, एक घना में घना आना चाहिए, घना जंगल था और उसमें एक भयानक शेर। तो आप में भयानकता आती है, चित्रण आता है, और उसमें प्यारा सा खरगोश। देखिए प्रेजेंटेशन का कितना फर्क पड़ता है। इन टीचिंग what you say is not important, how you say is most important. What you teach is not important, how you teach is most important. What you walk is not important, how you walk. मॉडल चलते हैं ना, ये लो मॉडल हो गए। कैसे घोटक जमा नहीं। अच्छा कभी ऐसे सुना है, बाइक पे जा रहे थे, कुछ गिर गया, साथी को रोक के कह रहे देख मेरी अक्सी में क्या गिरा है, सुना है? क्योंकि वहां पे वो अप्रासंगिक है, वो साहित्य का यूज है। आपने सरलीकरण नहीं किया, आपने कक्षा में जबरदस्ती चीजों को बोझ के रूप में डाला या अनावश्यक रूप से टेक्निकल जार्गन्स इंट्रोड्यूस किए। इसलिए कहा कि शब्दों की भी महत्व है 7%। मेरी तो सब इच्छाएं मर गई, अब मेरी आकांक्षाओं पे तुषारापात हो गया। भाई कोई फिल्म का डायलॉग बोल रहा है, 4 बच्चे कक्षा में समझ भी नहीं पाए तुषारापात क्या होता है सर। फिर कहा कि वोकल इम्पैक्ट। अब ये वोकल बोलिए, कक्षा में पढ़ाते वक्त आपको लगा होगा कि मैं थोड़ा सा इसको काम में ले रहा हूं, वॉइस पिच इंटोनेशन को, तो आप ध्यान से सुन रहे हो। आप चाय के साथ साथ मेरी बात का भी आनंद ले रहे हो, ये मुझे बात पता है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन मैंने ठीक ठाक किया है। अभी हालांकि मैं भी सीख रहा हूं, बट ठीक ठाक किया है। कई ऐसे होते हैं 1 वे ट्रैफिक चलाते हैं, मजा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैं भी ऑडियंस के रूप में कई जगह बैठता हूं। तो वोकल में ये जो मैं बोल रहा हूं ना, प्यारा सा खरगोश। अब आप सोचिए एक सेंटेंस
जरा पानी पिला देंगे थोड़ा सा, अगर ग्लास में हो तो, है ना, या है? थैंक यू। अच्छा, प्राण नहीं सूखे, कंठ तक ठीक है। तो वोकल अच्छा करने के लिए पानी पीना जरूरी था। आप क्या कर रहे हो एक सेंटेंस है, इसके कोई और भी मीनिंग होते हैं क्या? आप क्या कर रहे हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कैसे बोलते हैं उस पे पर मैं सैकड़ों अर्थ निकल जाएंगे, सैकड़ों अर्थ में बता रहा हूं। आप अगर इसको ऐसे बोलते हो, आप क्या कर रहे हो, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग हैजर्डस, प्लीज डू नॉट डू इट, इट मे हार्म यू, इमीडिएटली गो अवे फ्रॉम यू। ये आप, इसका अर्थ ये निकला है। और इसी को आपने टोन चेंज करके आप क्या कर रहे हो, इसका अर्थ ये निकला, भाई मेरे तू ये जो कर रहा है ना, हम भी तेरी उम्र में थे और खूब किए, तू रहने दे, ये सब मुझे मालूम है क्या कर रहा है। इसका अर्थ बदल नहीं गया। आप कहो तो मैं ऐसे ऐसे एक्टिंग करके 100 अर्थ निकाल सकता हूँ इसमें। ये देखो, इसको बोलते हैं आनंद। मतलब आनंद नहीं आता तो कहते सर बहुत है, सर बहुत है, बस ताली बजा दो फटाफट, ताली बजा दो। इसे बोलते हैं आनंद। ये दो एक और सुनाओ जरा, आनंद आ रहा है, अच्छा लगा। तो दिस इज कॉल्ड द वोकल प्रेजेंटेशन। अगर आपकी बात में आप जादू डालना चाहते हैं, चाहे आप सेलर हैं, मार्केटिंग करने वाले हैं, टीचर है, या प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, कहीं भी है, बस अपने प्रस्तुतिकरण में थोड़ी सी वॉइस को कम ज्यादा ऊपर नीचे किया, उसका अर्थ बदल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ इडियट कहने से आदमी खुश हो जाएगा, और इडियट कहने से किसी को कहता ना इडियट, दिमाग खराब है, ऐसे कैसे बोला, मेरे को क्या समझ रखा आपने, मुझे इडियट बोला। और किसी को आप हाँ इडियट, एक बार वापस बोलो ना सर, कितना प्यारा बोला आपने। बड़े सालों बाद में मेरे पिताजी ऐसे बोलते थे, आज आपको सुना तो मुझे वापस पुराने दिन में लौट आया, एक बार वापस बोलो सर। तो क्या इडियट में इतना प्रेम हो सकता है? बट द वे इट वॉज स्पोकन, इट मेड द वैल्यू ऑफ द वर्ड, इजंट इट? तो खूंखार शेर अगली बार जब बोलो तो वो नानी जगह खूंखार शेर था, दूसरी नानी का खूंखार शेर था, तो दूसरी वाली नानी पॉपुलर हो जाएगी। मैं दूसरे अंदाज में कहा बात को, है ना। तीसरा होता है विजुअल्स। विजुअल्स का मतलब जो आप बिना बोले बहुत सारी बातें बोल देते हैं। आप में से भी यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोग, बिना बोले अपने चेहरे से बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। मैं आपके चेहरे के भावों से समझ रहा हूँ कि कौन मेरी बात को गहराई से समझ रहा है, कौन आनंद ले रहा है, कौन उसमें आर्गुमेंट करने का मन बना रहा है, और कौन उसमें इच्छा बना रहा है। भाई साहब, आप जो ज्ञान दे रहे हो ना, हम पे अनुभवी है, क्या दे रहे हो, ये सब मालूम चल जाता है। वो इसलिए मालूम चल जाता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, देयर इज ए प्रॉवर्ब इन इंग्लिश। फेशियल जेस्चर्स जो आपके होते हैं, जिसमें ऑक्यूलेसिक्स, आंखों में 8000 तरह के भाव, चेहरे पे 12000 तरह के भाव, ये होते हैं। अब वो स्माइलीज भेजते हैं ना मोबाइल में, तो जैसे आप ये आंख ऐसे वाली भेजो, नीचे वाली, तो ये क्या हो गया भाई। सो दैट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने प्रस्तुतिकरण के अंदर अपने विजुअल्स को किस तरीके से रख रहे हो। एक्शंस स्पीक लाउड देन वर्ड्स। मान लीजिए बस है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज बस, और मैं इस बस में एंटर हुआ हूं, यहां पे एक भाई साहब बैठे हैं, ऐसे हाथ किए हुए, चेहरा ऐसे किए हुए, और यूं देख रहे हैं। तो ये भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। ये बोल रहे हैं पास वाली सीट खाली है इनकी, मैं एंटर हुआ, बैठना चाहता हूं, लेकिन इनका चेहरा देखा मैंने, तो ये बोल रहे हैं देखो भाई साहब, संवैधानिक रूप से इस सीट पे बैठने का आपको पूरा अधिकार है। मुझे मालूम है आपकी नज़र भी इस खाली सीट पर है, और कंफर्टेबल सीट भी आपके लिए है पहली वाली, लेकिन मेरी तरफ देख रहे हो ना, आप बैठ जाओगे तो मना तो नहीं करूंगा,
लेकिन आपके सफर को मटिया मेट करके रख दूंगा। एक शब्द बोलने वाला नहीं। आप गनीमत है, चुपचाप आगे चले जाइए, दूसरी सीट पे बैठ जाइए, यहाँ कोई टंका आएगा आएगी उसको बिठाऊंगा। इतना संवाद कर दिया और मैं भी संवाद कर रहा हूं। बस में एंटर हुआ, भाई मेरे सीट तो खाली है लेकिन तेरा चेहरा देख रहा हूं ना, मैं मुझे पसंद नहीं आया, मैं खुद भी बैठूंगा तो दुखी होऊंगा, तो बेहतर यह है कि मैं दूसरी सीट पे जाके वहां अपना आराम से पर्च होके चीजों को देख लूंगा। मतलब संवाद 8-10 सेंटेंस भाव में बोले जा रहे हैं बिना देखे। दिस इज कॉल्ड विजुअल। कई जनों में देखता हूँ इंटरव्यूज में जब एंटर होते हैं ना, तो जैसे ही वो एंटर होते हैं तो उनके पहले 3 सेकंड में पता चल जाता है ये क्या करेगा भाई। ये वो एंटर होते हैं, थोड़ी लाइट को देखते हैं जैसे कोई अली बाबा 40 चोर वाली गुफा में आ गए हो, इंटरव्यू देने नहीं आया। तो वो हाव भाव से भी पता चल जाता है। तो विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। When as a teacher you are doing some presentation, the visuals of your presentation, the gestures, they must be magnificently alluring. That will make you a wonderful teacher. Whatever you say, whatever you walk, whatever you do, that will be a kind of attraction in the mind of the students. Everywhere it will be. So मेक इट श्योर दैट जब आप टीचिंग प्रेजेंटेशन के अंदर जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वर्बल, वोकल एंड विजुअल के ऊपर अपना जबरदस्त फोकस रखिए एज ए टीचर। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट व्हाट यू से इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट हाउ यू से इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहां पे इसको हम बोलते हैं, टीचिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन जिसको उद्दीपन परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन का मतलब ये भी एक कौशल होता है। दिस इज वन ऑफ, देखिए टीचिंग में बहुत सारे कौशल होते हैं जिसमें आपकी जो आउटकम है वो बेहतर होने लगती है। जिसमें व्याख्यान देने का कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, प्रवाहशील तरीके से प्रश्न पूछने का कौशल। इसी तरह से स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब एक ही अंदाज में आप जैसे कई जने खड़े होते हैं ना, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ऐसे इसी भाव से वो एक तरफ खड़े होकर हमारे देश में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई है, वो इसी पे खड़े होकर ज़्यादा हाव भाव नहीं होते थे। तो या तो आप बहुत गौर कर करके उनकी बात को सुन लीजिए, बात बहुत महत्वपूर्ण करते थे, बहुत मुद्दे की करते थे, गहरी करते थे, लेकिन वो ऐसे खड़े होकर सीधे सीधे बोलते थे। और बीच में हमारे एक दूसरे प्रधानमंत्री जी आया वैसे वैसे करके, तो लोगों को लगता है ये बात जोरदार कर रहे हैं, तो वो भले बात मजे की नहीं करे, लेकिन पता है ना वो पूछते हैं तो उनको लगता है हाँ ये हमसे बात कर रहे हैं, हमारे हैं अपने, तो वो जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? इट मेक्स अ वास्ट डिफरेंस। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कनेक्टिविटी, इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। इवन व्हेन यू आर not important or not having a lot of enriched material with you, but still whatever you convey that is reaching the mind of the spectators, the audience, और आप मैजिकल बन जाते हैं। वशीभूत कर देना, वशीभूत कह दीजिए। इतनी शुद्ध हिंदी जब इंजीनियर्स बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो इसी को वशीभूत करना कह दीजिए किसी तरह से। जब आप अपना क्या बोल दीजिए, मायाजाल, एक्सोरसाइज कर देना या मेस्मराइज कर देना, बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी में। एक्सोरसाइज तो अंतिम छोर है जिसमें आप यूं यूं करके बांध देते हैं किसी को, तो लेकिन यूं यूं तो नहीं, बट ठीक है, आप टीचर के रूप में जब आप अपने बच्चों को बांधने में सक्षम होते हैं, जब आपकी बात में क्लैरिटी होती है, जब आपकी बात में प्रिसाइसनेस होती है, जब आपकी बात कॉन्क्रीट होती है, सब आउटकम बेस्ड लर्निंग लाने के खास पार्ट है। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी, व्हाट एवर यू आर टीचिंग,
the most important thing in your teaching is whether you are having that clarity, that preciseness, that exactitude, that concreteness. Everything matters a lot. ये तमाम चीजें उसमें बहुत मायने रखती है. So how your presentation is done, that is the foremost important thing in your teaching. There the stimulus variation. The stimulus variation आप एक ही मोड में एक ही तरीके से अपना प्रेजेंटेशन अगर लगातार दे रहे हो, तो that may create a kind of boredom. But if you are ultimately sometimes making their laughing neurons active, sometimes you just make their mind inquisitive, कहीं पर आप एकदम inquisitive बना देते हो, जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हो, कहीं पर उनके मस्तिष्क में एकदम सवाल उत्पन्न कर देते हो, कहीं पर सवाल जो उत्पन्न हुआ है उसका जवाब दे देते हो. तो all these things combined together ultimately make you a great teacher. तो अभी तक जो हमारी वार्ता चली अभी तक, उसमें आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन. मैंने कहा इंटरेक्टिव चलेंगे हम. तो अभी तक जो हमने बात की है कि when you are expecting any teacher to be outcome based, whatever the topic may be, irrespective of the topics. टॉपिक की बात हम नहीं कर रहे. टॉपिक कोई भी हो सकता है पढ़ाने के लिए. मैथमेटिक्स का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, लैंग्वेज का हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन उसका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो उसके आउटकम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो उसके आउटकम को मजबूत बनाएगा. तो अब इसको लेके पहले तो हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे, सभी सुनेंगे, नहीं तो मैं प्रश्न का जवाब जब दूंगा तो उनको मालूम नहीं रहेगा प्रश्न क्या है. एजुकेशन की जो भी लेवल है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है या यूनिवर्सिटी लेवल पे, सभी जगह सर क्या होता है कि प्रेशर होता है टीचर को. वो प्रेशर ये होता है कि उसको सिस्टम में रहते हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है या फिर सिस्टम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको कार्य करना है. तो आप जो रोचकता की बात कर रहे हो, क्लासरूम में जाकर उस 1 आवर में कंटेंट को प्रेजेंट करने के बजाय आप उसकी रोचकता को भी ध्यान दें. तो वो जो टीचर होता है उसके प्रेशर होता है कि उसको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, उसको असाइनमेंट्स कंप्लीट करवाने हैं. उस प्रेशर की वजह से वो क्या करता है कि रोचकता पर उतना ध्यान नहीं दे पाता. तो जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन में जहाँ हम रोचकता की बात कर रहे हैं, विजुअल सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ जो है उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती. इसका कुछ सोल्यूशन. सर वन मोर क्वेश्चन. यस प्लीज. क्या पता सब कंबाइंड क्वेश्चन साथ ही जवाब दे दूं. हाँ आप बताइए सर. आप भी. All of the teachers, they are coming from technical institutions, so they expect some minimum requirement from the student. जब भी students 10th करके हमारे यहाँ आते हैं, अगर मैं उनको सेकेंड सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट बता रहा हूँ, उसमें अगर उसको मैथमेटिकली कुछ नहीं आता, मोस्टली 80% बच्चे ऐसे हैं कि उनको उस चीज़ का जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना वो नहीं आता. आप कंसेप्ट पर जाएंगे तो ये जो भी अपन आउटकम बेस्ड जो टीचिंग बता रहे हैं, ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती. बिकॉज अब ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि स्कूलिंग से जैसे भी आए हैं बच्चे को, वो जो स्टफ वाली बात है ना कि आपको जो अगर मान लिया आप लॉ करने जा रहे हैं या इससे पहले का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस लेवल के बच्चे नहीं आते हैं सर, इसका रीजन अलग है, इस सब्जेक्ट से बाहर है. तो वहाँ पर ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें इंटरेस्ट है या विजुअल है या जो भी चीज़ें आपने बताई, वो वहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकता. क्योंकि बच्चा सर उस चीज़ का जो बेसिक है वो ही नहीं पता उसको. तो आप मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मटेरियल साइंस की या बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैं पर्टिकुलरली टेक्निकल एजुकेशन के बारे में. ठीक है सर. दूसरा उनका जो बच्चे आते हैं ना 10th के लिए लेवल था 12th तक, तो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आते थे, तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग रहता था. अब क्या है कि 10th से ही एडमिशन शुरू हो गए, और जो उनका जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का लेवल होता है ना, वो उसको कम्पीट ही नहीं कर पाते, मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है. फिर उनके साथ में जो इस तरह से आप बता दें ना इंटरेक्ट करना बड़ा मुश्किल. उनको इंजीनियरिंग पर चीज़ें आती हैं ना, तो उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता. कितना
ठीक है, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। सबसे पहले चीज कि मैं तो बेसिकली एक टीचर हुई नहीं, ठीक है, ठीक है ना। पहले मैं इसमें आर्म फोर्स में गया, वहाँ से है ना निकाला। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने क्या ये टाटा में, इसमें LML में और इसमें महिंद्रा में जॉब की। उसके बाद मैं सर्वेयर लॉ असिस्टेंट बना। फिर वो मेरे को पसंद नहीं आया कि जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट में हमेशा नुकसान होता है, किसी घर में मौत भी हुई होती है तो वो पैसे देते हैं, तो मेरे को वो फील्ड बिल्कुल नहीं भाया, मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं लास्ट में शेयर मार्केट का करता था काम, उसमें भी अपना घर बेच दिया। फिर टीचर लास्ट में बना, तो बेसिकली मैं टीचर नहीं हूँ। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये कोई टीचिंग का कोई कोर्स नहीं किए हैं कि B.Ed किए हो या कुछ किए हो, दे आर सिंपली इंजीनियर्स। और इंजीनियर्स ऑर्गेनाइज करती है किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कि हम बेसिकली टीचर्स नहीं थे पर इस तरह की हम ट्रेनिंग से समझे टीचर्स नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप सुने, अब मैंने प्रश्न ले लिए, अब मेरी फुल टीचर जो होता है ना, एक तो सारा कुछ किए होता है, वो नहीं है। अच्छा चलिए, okay. Now we are on to answer those questions asked. आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई कि सिलेबस कराएं या सब ये आप जो दुनियादारी बता रहे हैं हमारे ऊपर दुनिया भर का प्रेशर रहता है, ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। प्रेशर तो यही इन्होंने बताया इनके आपके प्रश्न पे भी आएंगे ना, सुनो पहले इनका प्रश्न। एक मिनट, आपने बहुत सारे सिस्टम में काम किया है, केंद्रीय विद्यालय में भी किया अलग अलग, तो इन्होंने तो प्रेशर को महसूस किया है, उसमें यूनिवर्सिटी में भी किया और आपकी तरह मैंने भी महसूस किया है। मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ तो मुझे भी हमेशा लगता है कि मैं अगर ऐसे भावनाओं में बह गया तो भाई इसको मैं कैसे चंद्रगुप्त पूरा करके आऊँगा आज, समझ लो बात को। तो क्या आप उसमें रोचकता नहीं डाल सकते हैं? उसी में कीजिए ना आप। मैं आज सुबह एक टॉपिक पढ़ा के आया जिसमें वराहमिहिर, आर्यभट्ट और नागार्जुन, ये नाम तो आपने भी सुने होंगे। कभी भी कह दीजिए इनको रसायन शास्त्री केमिस्ट कह दीजिए, इनको जियोलॉजिस्ट कह दीजिए, इनको एस्ट्रोलॉजिस्ट कह दीजिए, फिजिसिस्ट कह दीजिए, इनको ये सारे थे ऐसे टफ सब्जेक्ट को जो कोई रोचकता नहीं है इसमें। अब आप बताइए पाई का मान और इनका क्या मतलब है, आप शंकु का आयतन और फलां ये त्रिभुज का, लेकिन ये उन्होंने वैसे बताए थे, केवल नाम ही बता रहे थे मुझे तो, लेकिन मैंने भी इनको बहुत रोचक तरीके से जमाने में पीछे ले जाके कि जहां लोग समुद्र के पास, बोला मैंने आज ये सेंटेंस, कि जहां लोग समुद्र के पास खड़े सोचते थे कि ये समुद्र दूर तक जाता है, उन लोगों को बताया कि उसके दूर उस तरफ एक भूतनी रहती है, मत जाना उससे आगे, जहाज नहीं जाते थे। उस दौर में आर्यभट्ट ने बताया धरती गोल है। तो बात को कितने रोचक तरीके से तो आंखें फाड़ के सुन रहे हैं, हाँ भाई बढ़िया बात कह रहे हैं, अच्छी, तो छप रही है दिमाग में। तो मैंने टाइम खराब नहीं किया, मैं वराहमिहिर पढ़ा के आया, आर्यभट्ट पढ़ा के आया, वाघभट्ट पढ़ा के आया, धन्वंतरी पढ़ा के आया, और आर्यभट्ट का शून्य का सिद्धांत, दशमलव का सिद्धांत सब पढ़ा गया है जो रोचक नहीं है। दीज आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बट इनके हर चीज के साथ में जोड़ के बताया किसी चीज को, लिंकिंग, ये डिवाइसेज है सारे। जब चीजों को आप रोचक बनाते हैं ना तो आपको एक डिवाइस नहीं, बहुत सारे डिवाइसेस पे काम करना पड़ता है। कभी कभी आपको भाई कक्षा में मैं अगर लगातार आपसे बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें लिख के करता तो मैं बीच में थोड़ा फंसाया भी, थोड़ा बोला, तो ये डिवाइसेज है, इन सबको आप टीचिंग स्ट्रेटेजी के रूप में ले सकते हैं। However you keep your student connected, however you grab their attention, however you are able to capture their mind, and you are also able to keep that lucidity in your lesson. ऐसा भी नहीं एक चीज को आप
बता रहे थे, उसको कनेक्ट करते करते फिर दूसरी तीसरी, एक क्रम से बढ़ते जा रहे हैं, क्रमबद्धता जिसको बोलते हैं, तारतम्यता। ये रखेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और रोचकता भी रहेगी। आप पढ़ाते पढ़ाते अगर अच्छा बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर रहे हो, ये वाला सरल बोल रहे हो, ये वाला, और हाव भाव से बोल रहे हो, तो आप सिलेबस नहीं करा रहे हो क्या? करा रहे हो ना? तो मैं तो वही बात कर रहा हूं ना, कंटेंट आपके वही रहेंगे। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आपके कंटेंट को आउटकम बेस्ड अगर किसी चीज पे लाना है तो ये जरूरी है। और जैसा सर ने जो पीछे प्रश्न किया, उनका भी अच्छा प्रश्न था कि जगत रीत कछु और है, भक्ति रीति कछु और। आप जो बात कर रहे हो सर, संसार की रीत तो कुछ और चलती है, इतना थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं। और ये जो बच्चे टेक्निकल फील्ड से आते हैं, इनका बैकग्राउंड नहीं होता है। और हाँ, सच कह रहे हैं आप, कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपके भाई मैं तो आज इनको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, और बड़ी तो छोड़िए, उसको अभी ए भी नहीं आ रहा और आप जेड पढ़ा रहे हो आज उसको, ये स्थिति होती है। तो ये चुनौतियां तो हमेशा रहती है, और इस चुनौती से पार पाने के लिए आप उस कक्षा में सबको एक लेवल पे कभी पढ़ा के नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए रेमेडियल टीचिंग होती है कि उन बच्चों से अलग से बातचीत की जाए, उनको कुछ मॉड्यूल्स दिए जाए, उनको थोड़ा होमवर्क दिया जाए, थोड़ा वो आगे बढ़ेगा, थोड़ा हम बढ़ेंगे, और उसको एक दिन एक लेवल पे ले आएंगे। हार मानने से कुछ नहीं होगा, उसको भी आखिर हमारा दायित्व है कि हम उसको उस लेवल पे लाएं। हम उसको छोड़ नहीं सकते पीछे, वो उस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा और हम सबको आगे ले जाएंगे, तो एक दिन हम टीचर के रूप में असफल हो जाएंगे। तो हमें उसको भी, मैंने एक बहुत शुरू में बात कही थी सर, जो अब आपने प्रश्न पूछा कि द ग्रेट टीचर इज द वन हु इंस्पायर्स। जो घर बैठे आपने उसको प्रेरित कर दिया है कि जो 10 मिनट दे रहा था वो 3 घंटे दे रहा है, वो बहुत जल्दी 3 महीने में दूसरे बच्चों के लेवल पे या उनसे भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन हार मत मानिए, उस बच्चे को भी इंस्पायर कीजिए, अपनी बातों से इंस्पायर कीजिए, अपनी कक्षा में ऐसा माहौल बनाइए कि दूसरे बच्चे इतना सीख रहे हैं तो वो क्यों नहीं सीख सकता। नेग्लेक्ट मत कीजिए, तो एक दिन ऐसा आएगा। मैं पूरे अनुभव से कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आप लोग तो टेक्निकल फील्ड से हैं, बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा, और मैं तो सिर्फ मेरी जिंदगी टीचिंग में ही गुजारी है मैंने, और सब तरह की टीचिंग मैंने पहली क्लास से लेके पीजी क्लास के सारे स्टूडेंट्स को सभी लेवल पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। संस्कृत भी पढ़ाई, अंग्रेजी भी पढ़ाई, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई, हिस्ट्री भी पढ़ाई, मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए। उन सब के बाद मैं ये कह रहा हूँ, अनुभव से you will get multitudes of students, varied qualifications, skills, और उन सबके अपने अपने स्किल्स पे उसको बढ़ाइए। आप देखिए, आउटकम बेस्ड टीचिंग में आप सबसे एक जैसे आउटकम चाहते हैं क्या? सबसे एक जैसी हो भी सकती है क्या? पहले तो ये बताओ भैया, आप पेड़ के ऊपर चढ़ने की परीक्षा में गिलहरी को 10 में से 10 दे दोगे, हाथी को पेड़ पे चढ़ा सकते हो, कछुए को पेड़ पे चढ़ा सकते हो, या लोमड़ी को पेड़ पे चढ़ा सकते हो, चीते को चढ़ा सकते हो, 10 में से 5 दे दोगे, भालू को 10 में से 4 दे दोगे, लोमड़ी को 10 में से 2 दोगे, सबको अलग अलग। लेकिन क्या लोमड़ी का महत्व खत्म है? उसकी अपनी क्वालिफिकेशन अलग तरह की है, उसकी स्ट्रेंथ अलग तरह की है, उसके खुद के अपने स्किल्स हैं। लेकिन एक बेयर मिनिमम जो कौशल होता है, अब लोमड़ी को आप पेड़ पे चढ़ना तो नहीं सिखा सकते हो, तो इसका मतलब आप जंगल में हर प्राणी अपनी स्ट्रेंथ पे रहता है, और लाइफ में भी हर व्यक्ति की अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, सामाजिक क्षेत्र में भी। अब नहीं तो फिर हर कोई व्यक्ति, कोई मैकेनिकल करता है, कोई सिविल करता है, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाता है, कोई कुछ करता है, कोई माइनिंग में जाता है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, और वो अपना एरिया चूज इसलिए कर रहे हैं कि उनके माइंड फ्रेम में वहां बेस्ट करने की उनमें क्षमता है। और इसी तरह से ह्यूमैनिटीज में, इसी तरह से साइंस में भी है। तो कक्षा में भी जब आप अपनी आउटपुट दे रहे हो, तो एटलीस्ट वहां पर ये एंश्योर करिए कि आज जो मैंने नॉलेज दिया है, कम से कम इस नॉलेज बेस्ड जो आउटपुट थी वो तो लगभग सब में एक जैसी जाए, नॉलेज वाली, और वो जा सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन हम जब कभी कभी आउटकम दूसरे तरह की एक्सपेक्ट, आउटकम भी कई लेवल की होती है। आउटकम में जैसे नॉलेज वाली थी तो नॉर्मली सब में एक जैसी इम्पार्ट होगी और लगभग एक जैसी आती भी, ठीक है, रिजल्ट थोड़ा बहुत वेरी करता है, वो मैंने कहा न्यूरॉन्स की वजह से होता है। दूसरा, आप सबको क्रिकेटर बनाना चाहते हो कि मेरी क्लास का आज आउटकम, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मैं 1 घंटे में क्या सबको AK-47 वाला जोश देके चला जाऊंगा, क्या पॉसिबल है? ये सवाल अनुत्तरित रह गया था उस समय, नहीं है। तो फिर सिकंदर ने अपने सेना को कहा था झेलम पार करने से मना कर दिया, तब उसने जोरदार भाषण दिया और 1 घंटे के भाषण के बाद में सेना ने कहा हम लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, और सेना लड़ने के लिए तैयार हो गई। उनकी परिस्थिति अलग थी, हमारी अलग है, हमने आएंगे बात। तो आप में से एक भी व्यक्ति यहाँ मतलब किसी की कोई मजबूरी नहीं है। एक नहीं, AK-47 में सिर्फ नकारात्मकता क्यों सोचते हो? अपने बॉर्डर, खुद के बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। आपने अपने परसेप्शन में उसका अर्थ निकाला। देखो, किसी भी मनस्थिति के अंदर व्यक्ति जाके वैसा बन जाता है और उस माइंड फ्रेम में लगातार उसका ओरिएंटेशन उन चीज़ों की रहता है ना। एक दिन में तो नहीं, एक दिन में आप किसी व्यक्ति के अंदर कुछ भावनाएं उद्दीप्त कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में वो मोल्ड होकर आपके तौर तरीकों में ढल जाएगा, ऐसा एक दिन में पॉसिबल नहीं। इट टेक्स टाइम। मे बी इफ यू कंस्टेंटली लिसन टू सेवरल थिंग, वो कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में आलपिन है तो थोड़ी देर बाद चुबाने की इच्छा करती है, तो अगले कुछ नहीं, थोड़े टाइम पास के लिए अगले की चुबाओ, है ना। वो जापे जैसी वस्तु है तैसो ही मन होय, माला और गुलेल को कर ले देखो कोई। हाथ में माला होगी तो फेरने का मन करेगा, गुलेल होगी तो निशाना बांधने का मन करेगा। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, ज्यादातर क्या है, शुरुआती प्रवृत्ति जो व्यक्ति के अंदर होती है वो डेस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कैसे बनती है। इसलिए रूसो ने कहा है कि मनुष्य सर्वत्र स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जंजीरों में जकड़ना, ये समाज उसको अलग अलग जंजीरों में जकड़ाता है। बुराई, जो मनुष्य जब स्वतंत्र पैदा होता है उस वक्त वो निर्मल निश्चल होता है। कुछ अच्छे बन जाते हैं, कुछ बुरे बन जाते हैं, कुछ भयंकर वाले डाकू बन जाते हैं। किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया, उनकी ओरिएंटेशन ने बनाया। तो हमारी कक्षा में भी ये सब चलता है कि हमारी कक्षा में क्या चल रहा था। कुछ ट्रेनिंग कैंप्स में लोगों को नकारात्मक करके बहुत जबरदस्त उनमें नकारात्मकता बढ़ दी जाती है, जो आतंकवादियों के होते हैं वहाँ। हाँ, लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के, तो वो लॉन्चिंग पैड इसीलिए है कि वहाँ लगातार नकारात्मकता भर भर के उसमें उस नकारात्मक मोटिवेशन उसमें दिया जाता है, वो भर भी जाते हैं। और उनके लिए जान देना बहुत आसान है। जान देने के लेवल पे उस व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है। देश के लिए जान देने के लेवल पे सैनिकों को भी पहुंचाया जाता है। और हम लोग कुछ करने के जज्बे से उस लेवल पे, तो ये कंस्टेंट प्रोसेस है। इफ ऑल द टाइम यू आर in a situation, in a condition where you are molded in one particular way, then bit by bit you will be molded in that way. हो जाएगा वो। थोड़ी थोड़ी चोट से संगतरास जैसे मूर्ति को निखारता है ना। कुंवर बेचैन साहब ने कविता कही है कि चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। हथौड़ी, छेनी, चीजेल, हैमर, कि चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। जागा रहा तो कर लिए मैंने बहुत सारे काम, ऐ नींद तेरे न आने का शुक्रिया। जागा रहा तो कर लिए मैंने बहुत सारे काम, ऐ नींद तेरे न आने का शुक्रिया। आती नहीं तुम राह में तो बनाता क्यों मैं सीढ़ियां। आती नहीं तुम राह में तो बनाता क्यों मैं सीढ़ियां। दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया।
अब ये हुआ कि दुनिया ही लगती है मुझको अपना घर। अब ये हुआ कि दुनिया ही लगती है मुझको अपना घर, यूं मेरे घर में आग लगाने का शुक्रिया। मजा आया ना? हाँ, तो बात मजे की हो तो मजा आता ही है। हाँ? नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के पल बीते जाते हैं तो रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का अगर हो, सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का अगर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो अच्छी लगी ना? तो ऐसे अच्छी लगती है जब आप प्रेजेंटेशन दो तो सिलेबस भी बताता साथ साथ, और बात भी अच्छी लगती है और सिलेबस भी साथ साथ होता रहता है कंटिन्यूस। तो आई होप आप प्रश्न का जवाब मिला। हाँ क्या? चलो तो फिर रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना सूरज रोज निकलता है। कोई बादल रविरथ को कब तक भरमाएगा, ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। द्वार बंद मत करो भोर रसवंती आएगी, कभी न सतवंती किरणों का चलन बदलता है। तम से क्या घबराना सूरज रोज निकलता है। ठीक है ना? तो हालांकि today I was somewhere in different seminar, but suddenly a phone call came that, sir, you have to be here today because somebody who was as a speaker here today denied to come. तो मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। तो आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात थी जिसके ऊपर हमने कुछ बेसिक बातें जो अच्छी आउटकम के लिए टीचिंग में होती है उन सब बातों की चर्चा आपसे की। लेकिन अभी भी कोई प्रश्न है आपका, अपने पास समय है, उस प्रश्न के ऊपर हम पूरी चर्चा विस्तार से अभी भी कर सकते हैं। कोई मतलब इट मे बी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल टीचिंग, द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अंदर एक बात हमेशा आप याद रखना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, उसी तरह से टीचिंग को सरल करके प्रस्तुत करना काफी मुश्किल है। एक टीचर के आसपास हजारों परेशानियां बिखरी हुई होती है, लेकिन उस परेशानियों में, उन परेशानियों में उसको आनंद ढूंढना आना चाहिए। आपके पास रिसोर्सेज कम से कम हो सकते हैं, लेकिन उन कम से कम रिसोर्सेज में भी बेहतर तरीके से खुद रिसोर्स बन के भी पढ़ा देना, ये शिक्षण की कला होती है। टीचर कभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखता है कि मुझे ये नहीं मिला, मैं ये नहीं, वो नहीं, ये बच्चे है ही ऐसे। ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, जब हम ये मान लेते हैं ये तो है ही ऐसे, ये सुधर ही नहीं सकते, तो आपने पहले से ये धारणा, उद्देश्य ये बना दिया है कि सुधर नहीं सकते, फिर कैसे सुधरेंगे। आप ये धारणा बना सकते हैं कि इनको कितना भी पढ़ा दो ये सुधरने नहीं है, तो वाकई नहीं सुधरेंगे। आप ये धारणा बना दो
कि इसमें ये बच्चा अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ये तो बदमाशों के साथ ही रहता है, इससे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो आप उम्मीद रख ही नहीं सकते। सदैव जीवन में भी और शिक्षण में भी याद रखिए, सदैव जीवन में भी और शिक्षण में भी आप जब कभी भी बहुत सारी बाधाओं से घिरे हुए हो, मुश्किलों से घिरे हुए हो, समस्याओं से घिरे हुए हो और समस्याएं आपके इर्द गिर्द है, ठंडे दिमाग से एक नज़र दौड़ाना उन समस्याओं का हल आपके आसपास ही है। उसी क्लास में, उसी परिस्थिति में, उसी घर में, उसी समय, उसी दौर में आपकी समस्याओं का हल आपके सामने पड़ा है। परसेप्शन बदल के देखिए, नजरिया बदल के देखिए, थॉट प्रोसेस बदल के देखिए। उदाहरण दूं, एक उदाहरण देता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। मेरे उदाहरण लोग याद रखते हैं ज्यादातर, वो भूलने की कोशिश भी करेंगे तो आप भूल के देखना लगे, कभी देखना, आप भूल के कोशिश करके देख लेना, आप भूल जाओ तो। हाँ, मैं जयपुर जा रहा था, I was going to जयपुर। तो मेरे बगल वाली सीट पे एक सज्जन बैठे थे। बस थोड़ी खराब सी ऐसी थी कि जब वो चल रही थी तो सड़क के झटकों से कांच खुल जाता था, और दिसंबर की सर्दी का समय था। तो वो जो महानुभाव थे उनको गुस्सा आ रहा था। आई पेड फॉर द बस। वो खिड़की को बार बार बंद करते हुए गुस्सा कर रहे थे। तो मैंने ऐसे प्यार से पूछा, क्या हुआ भाई साहब? तो मुझसे भी खपा खपाई लग रहे थे। वो सिस्टम से खपा होता है, तो सिस्टम में मैं भी सिस्टम में था, तो मुझसे भी खपाई थे। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने पूछा तो उनको लगा कि एक और सपोर्टर आ गया, तो उन्होंने कंडक्टर को बुलाने की हिम्मत हो गई। तो उन्होंने कंडक्टर को बुलाया, हे मिस्टर कंडक्टर, क्या मैंने पैसे दिए हैं, क्या खटारा बस है तुम्हारी? मैंने कहा, सब भाई साहब पैसे तो दिए आपने, मुझे नहीं मालूम था इसकी खिड़की ये खराब है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं नहीं, मुझे उतार दीजिए आप। तो उसने तुरंत तो जैसे ही रात के अंधेरे में बस रोकी तो हो गया, नहीं नहीं ऐसे कैसे उतर जाऊं? तो उन्होंने कहा, आपने ही तो कहा था साहब उतार दें, अब आप उतर नहीं रहे। नहीं नहीं, I'll see you everything, मैं सब देख लूंगा, तुम क्या है ये, मैं सब सिखा दूंगा, मेरे अंकल वो हैं वो हैं। तो उसने कहा, सिखा देना साहब। अब दोनों मान नहीं रहे, समझौता कहीं हो नहीं रहा दोनों के बीच में। अब वो कुछ बकते हुए चले गए, ये बैठा बैठा ही बक रहा है, मैं सुन रहा हूँ। मैं फिर हमेशा याद करता हूँ, मैंने कहा जब भी समस्याएं होती है उसका हल वही होता है, ठंडा दिमाग तो रखो भाई थोड़ा। मैंने ठंडा दिमाग रखा, मैंने सोचा पर्दा भी है, पाइप भी है, कांच भी है, थोड़ा पर्दे को गोल मोल किया, पाइप के बीच में उसको फंसा दिया। छोटी सी इंजीनियरिंग थी, पढ़ी नहीं मैंने कहीं, बट वो इंजीनियरिंग इतनी आती थी। वो कांच टस से मस नहीं हो रहा, पर्दा फंस गया। उन भाई साहब ने, इंडियन वे होता है उसमें, क्या थैंक यू नहीं बोलते हैं, उन्होंने तिरछा मेरी तरफ देखा। इसके बाद इतना दिमाग आया कहाँ से, और बिना थैंक यू बोले सो गए। और सच बताइए, मैं पूरी रात, मुझे नींद इसलिए नहीं आई, उनके चेहरे की खुशी देखने के चक्कर में। इस आदमी को जो नींद आ रही है ना, और इसकी जो चेहरे की खुशी है ना, या पुन की वजह से, उसको देखते देखते पूरी रात नींद ही नहीं ली। मैं खुशी से शराबोर रात बिताते आज, और वो सो रहा था। और उसका हल कितने में, 15 सेकंड में निकाल लिया। और वो समस्या रात भर रहने वाली थी उसकी, अगर मैं नहीं निकालता, और हल निकल गया। ऐसे हर जगह आप आज शाम तक की कोई समस्या है ना, तो मित्रों सोच लेना उस समस्या का हल वहीं पर है। थोड़ा एक नजरें दौड़ाना, आपको उस समस्या का हल वहीं पर आपको तत्काल मिल जाएगा। Everywhere you will get one solution of the problem if you are determined to find one. अगर आपको ढूंढनी है उसमें, होता क्या है कभी कभी, हमारे जो इमोशंस है ना, चाहे टीचर के हो चाहे स्टूडेंट के हो, इमोशंस में एक टर्बुलेंस होता है, जबरदस्त तरीके से इमोशंस में उथल पुथल होती है। क्षणिक आवेश कह दीजिए, भावावेश कह दीजिए, उद्वेग कह दीजिए, मस्तिष्क उद्वेलन कह दीजिए, बहुत सारे शब्द, इतने टेढ़े टेढ़े नहीं बोलना चाहता मैं।
बस सरल शब्दों में बात जब समझ में आ रही है तो काहे के टेढ़े टेढ़े बोलूं? ये तो शब्द तो 10-20 है मेरे पास इसके। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क विभीषिका, मस्तिष्क संशय, मस्तिष्क विभ्रम, बहुत सारे शब्द हैं। पर अपन तो सरल शब्दों में जो बात पहुंचे, समझ में आए, वो कहनी है। तो ऐसे उत्पन्न होता है। तो हमारे गुरु जी कहते थे तो भाई जब भी जीवन में किसी के ऊपर क्रोध आए, आता है, सबको आता है, मुझे भी आता, आपको भी, कोई बात नहीं। उस दिन उस व्यक्ति पे क्रोध आए तो घर जाओ, उसको एक पोस्ट कार्ड लिखो, बढ़िया 2-4-5 जो भी गालियां आती है लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए और लिख के उसको पोस्ट मत कीजिए। वेरी सेम डे, डू नॉट पोस्ट इट। तकिए के पास रख के सो जाओ। दूसरे दिन सुबह उठो, वापस देखो तो खुद को धिक्कार हो, यार ऐसी गालियां लिखता है तू, पढ़ा लिखा आदमी, गलत है, ऐसे कोई लिखता है किसी को? चल उसमें कुछ करेक्शन करोगे, कोशिश करो दूसरे दिन भी पोस्ट मत करो। दूसरे दिन उठ के वापस देखोगे तो यार ये पोस्ट करने लायक नहीं है, छोड़ो। गुस्सा कापूर और आदमी पे भी वो बात आई हुई हो जाती है। और उस भावावेश में अगर आपने पोस्ट कर दिया, then it has a long chain of consequences. एक्शन, रिएक्शन, वापस एक्शन, केस, रिकेस, और जीवन उसी में उलझ के चला जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है यही, जिंदगी ऐसे ही उदाहरणों में चलती है। तो लेट्स नॉट लूज अवर इमोशंस। इट मे बी इन क्लासरूम, इट मे बी आउटसाइड द क्लासरूम, इट मे बी इन प्रैक्टिकल लाइफ, इट मे बी इन प्रोफेशनल लाइफ. Because the most important thing in professional life, there are 3 requisites. The first important thing of a professional is that you must have good knowledge of the job. Or rather, first thing comes that interest in the job. रुचि होनी चाहिए रोज, टीचर भी हो तो रोज कुछ नया तलाशने की रुचि. The second important thing that you carry the knowledge of the job. And third important thing, that is how you get along with people. लोगों के साथ चलने की आपकी जो क्षमता है वो कैसी है? वो अगर बढ़िया है, जोरदार तरीके से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, लोगों से बातचीत करके उनकी बात को समझना, समझा देना, that everything is called that how you get along with people. So all these 3 things combined together make you a great professional. That professional is maybe in teaching, that may be in business, that may be in practical life, that may be as a social worker, that may be as a politician. Everywhere, these are the 3 requisites which everybody should put on. Teaching is no exception. Teaching भी इसका कोई अपवाद नहीं है. Teaching में भी ये अप्लाई होती है. टीचिंग में हम बहुत पढ़ाते हैं. हमारी जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की हम बात करें तो हमारी आउटकम वैसे बहुत सारी चीजों की है. आरपीएससी वाली आउटकम कि आपने ग्लेशियर पढ़ लिया, सबको पूछो ग्लेशियर क्या है बता देंगे. सबको पूछो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है बता देंगे. सबको पूछो मैरियाना ट्रेंच कहाँ है बता देंगे. सब जानते हैं. फैक्ट्स पीपल नो. ग्लेशियर सब जानते हैं, सोलर एक्लिप्स सब जानते हैं, मून एक्लिप्स सब जानते हैं. बट क्या ईर्ष्या को कोई जानता है? क्रोध को कोई जानता है? वो क्या है, कहां से उत्पन्न होता है, कैसे शमित किया जाता है, उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, उसको कितने जानते हैं? ईर्ष्या को, दाह को, असूया, क्रोध, वैमनस्यता, शत्रुता, वायलेंस, ये तमाम जो नकार, किसी ने सिलेबस में इनको पढ़ाया नहीं तो कौन पढ़ाएगा? खुद ही पढ़ना पड़ेगा. ट्रायल एंड एरर से जिंदगी में जो भी पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो जा तू तेरे जा बर्बाद हो तो हो. अंत तो गत्वा ये भी हमारी ही तरफ नजरें जाती है समाज की, जब हम इनकी भी आउटकम का एक्सपेक्टेशन रखते हैं. और इनकी भी आउटकम कक्षाओं से ही आती है. जब आप किसी पाठ को पढ़ा रहे हो, किसी लेसन को पढ़ा रहे हो, या किसी एग्जाम्पल को दे रहे हो, या खुद एग्जाम्पल बन के प्रस्तुत हो रहे हो, उन्हीं में से ये इमोशंस निकल करके आते हैं. जहां आपने किसी दिन
ईर्ष्या को सिखाया, किसी दिन आपने ऑनेस्टी को सिखाया, किसी दिन इंटीग्रिटी सिखाई, किसी दिन आपने करेज सिखाया, किसी दिन बोल्ड बनना सिखाया, किसी दिन ह्यूमिलिएट होना सिखाया, लेकिन सब इमोशंस को भी आपने सिखाया, तो आप कक्षा में संपूर्णता दे रहे हैं। मेरी बच्ची को मैंने कल बाजार भेजा तो बड़ी खुश होकर आई, पापा उन्होंने 8 रुपए ज्यादा दे दिए मुझे। वो तो खुश हुई और मेरे दुख शुरू हो गया। बच्चे तो स्वाभाविक है, 8 रुपए ज्यादा देख के, पैसे ज्यादा हाथ में, जैसे ही दीपावली को आते हैं उनको बड़े खुश होते हैं, ऐसे प्रणाम किए बड़े बुजुर्ग दे देते हैं तो खुश होते हैं पैसे। तो वो फोटोकॉपी करवाने गई, 8 रुपए गलती से उसने ज्यादा दे दिए। वो खुश हो रही और मेरा दुख शुरू हो गया। तो मैंने कहा बेटा ये 8 रुपए अपन वापस कब दे सकते हैं, आज तो लेट हो गया, 8 बजे तो अभी आई हो, वापस देने जाओगी, कल परसों तुम याद रख के इसको वापस दे देना। उसके चेहरे के भाव बदल गए, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ये कहा। वो 8 रुपए अगर उस दिन दे देगी, इट विल बी ए लेसन फॉर लाइफ। You do not need lot many books of attitude, you do not need lot many lectures, but the problem has been rectified then and there. One stitch in time saves 9. So there in classrooms also, when you expect something good from the students, when you expect something from your students, then you do not only expect it, let it happen. In what way it will happen? You have to ensure it, that in what way it will happen. So, truly speaking, it was a wonderful session with you all being, because इतने इंटेलेक्चुअल और इतने इंटरेक्टिव लोग कम मिलते हैं ऑडियंस के रूप में। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग इतने बढ़िया तो प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना बढ़िया आपका पार्टिसिपेशन, और बात को कहूँ उससे पहले तो समझ ही जाते हो कि कहना क्या चाह है, उससे पहले ही समझ जाते हैं। तो लकीली इतने अच्छे ऑडियंस किसी टीचर को मिलते हैं जो मुझे आज मिले इस सेशन में। बहुत जगह पे सेशन देता हूँ, जैसा अभी पूर्व साथी ने बताया था कि मैं ब्लॉग्स भी, कविताएं भी लिखता हूँ बहुत सारी। तो drarjun.com पे वो सारे ब्लॉग्स, कविताएं, नॉलेज के मिल जाते हैं। तो ज़रूर आपको कभी पढ़ना हो तो उस पर रोज़ाना मेरे ब्लॉग्स मिल जाते हैं। कुछ किताबें भी लिखी है, लेकिन इतनी गहरी बातें करने से कोई मतलब नहीं। अपन तो प्रैक्टिकल बातें करते हैं जिसमें जीवन की समस्याओं से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ब्लॉग्स हैं, विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित। As a teaching fraternity, if you find some practical problems, then I just try to rectify them, resolve them then and there in a practical way. एक व्यावहारिक तरीके से उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। So, अब भी आपके कोई प्रश्न है? समय वैसे बीता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो मुझे समय अलॉट किया गया था उसके अनुसार है अभी 15-20 मिनट। आप अभी भी कोई बात, कोई बढ़िया प्रश्न, मे बी रिलेटेड टू टीचिंग, practicalities of teaching, may be related to life, you can still put. I'll be happy to resolve that if it comes in my periphery. इसका मतलब यह है कि सारे प्रश्न जिंदगी के आज उनके सारे उत्तर दे दिए। मैं आराम से अपनी पेट थपथपा सकता हूँ। एनर्जी लेवल भी डाउन होगा और 2 सेशन और भी तो है अपने साथ। हाँ, नहीं वैसे क्या तो ट्रैवल करके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एनर्जी लेवल निश्चित तौर पे, इसलिए मैं मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि इतना लंबा सेशन जो होता है वो और भी कोई साथी लेते होंगे तो वो कैसे ले लेते होंगे इतना, 2 बजे से 5 बजे तक। नहीं सुबह की भी तो है ना आएगा। क्या कह रहे हैं? टीचिंग फील्ड में नया आ रहा है उसके लिए टीचर कभी भी टीचर नहीं होता। सबसे पहली टिप तो ये नहीं, वो तो जबरदस्त टीचर है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि
जीवन तुझसे जो भी पाया कैसे जाऊं भूल, ना कोई बस्ता ना कोई स्कूल। जीवन के क्षेत्र से ठोकरे खा खा के जो इंसान सीखता है ना, उससे बेस्ट तो कोई टीचर ही नहीं होता है। शिक्षण के 3 ही होते हैं। सबसे पहली बात तो कि नए जो भी फील्ड में आए उनको पहली बात तो अपने आप को टीचर कहना बंद कीजिए। टीचर को सभी को लर्नर कहते हैं। को लर्नर मतलब सह अधिगम करता, साथ में सीखने वाला। और जीवन भर शिक्षक सीखता ही रहता है। मजे की बात यह है कि टीचर को सीखने के जिंदगी भर पैसे मिलते हैं। टीचिंग फ्रेटर्निटी में क्या है कि आप सीख भी रहे हो, उल्टा आपको तो पैसे देने चाहिए। आप सीख रहे हो अरे सर, पर इसमें दूसरे के बच्चों और आपको पैसे दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो पहली चीज तो यू आर ए लर्नर, नॉट ए टीचर। ऑलवेज कॉल योर सेल्फ एज ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ No, I'm a student of history, I'm a student of mechanical engineering, I'm a student of civil engineering, जो भी, ऐसा कहना शुरू कीजिए। इससे ये भाव आता है आपके कि मैं अभी तक इस फील्ड में कितना अन्वेषण किया जाना, कितना एक्सप्लोर किया जाना उस फील्ड में। तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है और ज्ञान के बिना सुख भी नहीं है। अगर आपके पास में सही मायने में किसी चीज का ज्ञान नहीं हो तो आप सुख नहीं पा सकते। मैं बता रहा हूं, रात को नींद नहीं आएगी ढंग से। और जितना ज्ञान आपके पास आता जाएगा तो थोड़ी संतुष्टि होगी, लेकिन एक उसके अंदर आपको और जितना ज्ञान आता जाएगा और एक्सप्लोर करने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा। ये भी बात है। इसलिए नए शिक्षक के लिए सबसे पहले तो रोजाना अच्छी बातों से सीखिए। जो भी अच्छा बोलते हैं उनसे सीख लीजिए, अच्छा करते हैं उनसे सीख लीजिए, अच्छी किताब है उससे सीख लीजिए, अच्छा कोटेशन है उससे सीख लीजिए। लगातार सीखते जाइए। थोड़े दिनों बाद में आपको लगेगा यू आर वाकई फीलिंग गुड। ये सबसे पहला गुरु तो नए शिक्षकों के लिए है, ठीक है ना। तो इतना बहुत है, ये भारी दे दी टिप। क्या कह रहे हैं? हाँ, ट्रेडर को सरल करने वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। चीजों को कोई भी चीज होती है ना, हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, आज मैं कह रहा हूं ना शाम तक ये आएगी किसी एक के परिस्थिति में, या भाई ये तो उलझन भरा माहौल है, तो पता चला उसी में हल पड़ा आपका, शाम तक ही आएगी, या हो सकता अभी हो। हाँ, सो लास्ट में अपना धन्यवाद आप लोगों को ज्ञापित कर देता हूं कि आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन था, बट इट वाज वेरी गुड, and the way you interacted and asked several questions, that motivates me to prepare myself. Somewhere it yokes some responsibility on my shoulder as a teacher. आपको भी और अधिक प्रयास करने, अपने आप को एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को समझाने में। और दूसरा, टेक्निकल फील्ड के जितने भी जो लोग होते हैं, मैं उनसे हमेशा एक बात सीखता हूँ, लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं टेक्निकल फील्ड में। उनसे बहुत जगह इंटरव्यूज भी लेता हूँ। अब तो आजकल बीटेक वाले जितने आरएस बनने लगे, जितने बीए वाले नहीं बन रहे, ये सच्चाई है, बता रहा हूँ। आईएएस किया, जिसका भी सीसेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें वो न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वो लोग, देखिए साइंस वाले, मैं एक सज्जन मिले थे, क्या पढ़ा है, बीएससी करेंगे, क्या पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा। मैंने कहा तुम हिस्ट्री, वो लोग बहुत सिस्टमेटिक है, वो लॉजिकली चीज़ों को जोड़ के आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल अप्रोच होती है, एनालिटिकल अप्रोच उनकी अच्छी होती है, ये सच है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक लोग अपने इनकी तारीफ करके चले जाए, ऐसा नहीं कह रहा। उनकी एक अप्रोच होती है कि इसके बाद क्या, ये इससे क्यों जुड़ा, और देखते हैं ना हर चीज़ में, ये तार इसको सर्किट इससे जोड़ोगे, इससे ये हो जाए, वो इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं। नॉलेज का उनका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो जब तक स्ट्रक्चर नहीं होता वो संतुष्ट नहीं होते हैं, नेक्स्ट पे नहीं बढ़ते हैं।
वो फ्रेमवर्क उनके मस्तिष्क में बना हुआ होता है, उस फ्रेमवर्क से वो किसी भी विषय को, अब आपको मैं बताऊं कि आपने बहुत छोटे स्तर से संस्कृत पढ़ी, किसी इंजीनियर को संस्कृत पढ़ा दो ना, वो सबसे टॉप शिक्षक बनेगा संस्कृत। मैथमेटिकल है संस्कृत का, पूरी मैथमेटिकल है, पूरी मैथमेटिकल है। उनको जैसे ही स्ट्रक्चर पकड़ना आ जाएगा, ये इससे इंटरलिंक्ड है। जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं लैंग्वेजेस या कंप्यूटर की बनाते हैं, तो जैसे इंटरलिंक होते हैं सब उसमें मॉड्यूल्स PHP में जो बनाते हैं, वो वैसे ही इंटरलिंक सब चीज़ों से होती है, तो वो मिटेगा ही नहीं दिमाग में, ये स्ट्रक्चर बना होता है। सो ब्लेस्ड यू आर दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग a structured mind, already having a scientific approach in life, already having some laborious approach, but simply you have to simplify it. उसको और कठिन मत बनाना, उसको हम सिंपल बनाने की तरफ चलते हैं, तो बस ये भी आउटकम बेस्ड टीचिंग है मेरे। Thank you so much once again.